इसी स्प्रिंग फोर्स में एक दो एप्लीकेशन और हैं, थोड़े से डिफरेंट टाइप के अच्छे हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसमें पड़ेगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। एक हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, और ये है नेक्स्ट कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो देखो इसमें करने क्या वाले हम लोग। सबसे पहले तो इसमें हमें ये समझना है कि जैसे कोई भी स्प्रिंग है हमारे पास, ठीक है, सपोज इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इस बात को तुम ऐसे भी थोड़ा लॉजिकली भी फील कर सकते हो कि स्प्रिंग का लेंथ जितना ज्यादा होगा, नेचुरल लेंथ, क्या उसको एक्सटेंड करना उतना आसान होगा, और जितना स्प्रिंग छोटा होता जाएगा उसको उसी अमाउंट से एक्सटेंड करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्प्रिंग कांस्टेंट डिफाइन होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन में जो नेचुरल लेंथ है वो डिनोमिनेटर में आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ होगा। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो हमको फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है ना, दैट स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ। अब ध्यान से समझो कि अगर हम इस स्प्रिंग को कट करते हैं, ठीक है, अगर हम इस स्प्रिंग को कट करते हैं, ठीक है, और सपोज इसको हम कट कर रहे हैं, ये हो गया कटिंग प्लेन। ठीक है, तो एक तरफ का लेंथ सपोज L1 हो गया और एक तरफ का लेंथ सपोज L2 हो गया। बोलो, तो L1 वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और L2 वाले पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब हमें ये देखना है कि ये जो K1 K2 है ये K पे कैसे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम छोटा सा एक मैथमेटिकली लिख सकते हैं। जैसे जो स्प्रिंग कांस्टेंट K है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L0 है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जो K होगा उसको हम सम कांस्टेंट अपॉन L0 लिख देते हैं। बोलिए, इसी तरह से जो K1 होगा, K1 को लिखेंगे हम C अपॉन L1, और K2 को लिखेंगे C अपॉन L2। तो देखो अगर हम C को एलिमिनेट करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि जो K1 होगा ये हो जाएगा K टाइम्स L0 अपॉन L1। देखो K टाइम्स L0 अपॉन L1, और K2 जो होगा, K2 की वैल्यू आएगी K टाइम्स L0 अपॉन L2। तो सबसे पहले बताओ कि ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से निकले। क्लियर है ये बात यहाँ तक? मतलब अगर हमें न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओल्ड लेंथ अपॉन न्यू लेंथ। तो क्या होगा कि न्यू लेंथ कम होगी, तो न्यू लेंथ अगर कम होगी तो K1 की वैल्यू K से हमेशा ज्यादा आएगी, इसी तरह K2 की वैल्यू भी K से हमेशा ज्यादा आएगी। बताओ, एक और तरीका है इसी को लिखने का कि इफ अ स्प्रिंग with constant K is divided in the ratio P is to Q is to R, then the cut parts will have spring constants as तो K1 की वैल्यू जो होगी उसको लिखेंगे हम लोग K इंटू, अब रेशियो अगर P प्लस क्यू प्लस आर है तो एक तरह से समझो उसका जो नेचुरल लेंथ आएगा वो हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर एंड डिवाइडेड बाई P। इसी तरह से अगर हमें K2 लिखना होगा तो ये हो जाएगा K
P प्लस क्यू प्लस आर एंड डिवाइडेड बाई क्यू, और K3 लिखना होगा तो ये हो जाएगा K P प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये भी तुम ध्यान रख सकते हो कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट्स नए वाले कैसे निकालेंगे। तो ये पूरा का पूरा कटिंग ऑफ स्प्रिंग हो गया, मतलब स्प्रिंग को कट करने के बाद जो नए स्प्रिंग कांस्टेंट्स होंगे उनको कैसे निकालना है। तो तुमको दिमाग में बस ये बिठाना है दैट ओल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ओल्ड नेचुरल लेंथ अपॉन न्यू नेचुरल लेंथ। बोलिए यहां तक पहले क्लियर है? बोलिए भाई, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, देख लो, नोट कर लो। अच्छा, नेक्स्ट इसी कटिंग ऑफ स्प्रिंग में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम नोट करके लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे पहले व्हेन इन अ सिस्टम if a spring or a string is suddenly cut, then just after cutting spring or string, the spring force will remain same, ब्रैकेट में लिख देना, इन अदर स्प्रिंग्स, एंड टेंशन फोर्स again in other strings may change suddenly। ठीक है, may change suddenly। अब देखो इस बात का क्या मतलब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर कई सारे अच्छे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। मैंने इसमें ये लिखा है कि जैसे कई बार क्या होगा ना कि कोई सिस्टम हमको गिवन होगा, इक्विलिब्रियम में होगा या इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर हम उस सिस्टम में कोई स्प्रिंग या स्ट्रिंग को कट करते हैं तो देखो एक बात समझो, जिसको कट कर रहे हो वो तो जीरो ही हो जाएगा भाई। जैसे स्प्रिंग को कट किया, ऑलरेडी स्प्रिंग एक्सपैंड था या कंप्रेस था और हमने उसको कट कर दिया, तो कट करने का मतलब है कि दोनों पार्ट्स एक दूसरे से अलग हो गए और बीच वाला जो पोर्शन है वो फ्री हो गया। तो अगर बीच वाला पोर्शन फ्री हो गया तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, यानी कि जिसको कट कर रहे हैं उसका तो फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। हाँ, लेकिन उस स्प्रिंग और स्ट्रिंग के अलावा और जो सिस्टम में स्प्रिंग्स और स्ट्रिंग्स हैं उनके ऊपर जो फोर्सेज हैं वो चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी चेंज हो सकते हैं। जस्ट आफ्टर की बात हो रही है, ध्यान रखना, लॉन्ग टाइम आफ्टर की बात नहीं हो रही। लॉन्ग टाइम आफ्टर तो चेंज हो ही जाएंगे, जस्ट आफ्टर की बात कर रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर की केस में हमें ध्यान रखना है कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है। तो तुम ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा स्प्रिंग फोर्स एक्सटेंशन पे या कंप्रेशन पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कितना एक्सटेंड है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड है, इस बात पे डिपेंड करेगा। अब कंप्रेशन या एक्सटेंशन जो है ये सडनली चेंज नहीं होगा, मतलब भले ही उसमें मिली सेकेंड लगे लेकिन सडनली तो चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि स्प्रिंग फोर्स तुरंत बाद चेंज नहीं होता है, क्योंकि चेंज होने के लिए एक्सटेंशन या कंप्रेशन का चेंज होना जरूरी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिली सेकेंड लगेंगे। लेकिन जो स्ट्रिंग का टेंशन है, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्ट्रिंग का टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, बस मेन बात ये लिखाई है।
स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा, लेकिन जो टेंशन फोर्स है वो सडनली चेंज हो सकता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज इस तरह का एक सिस्टम है, ठीक है, और एक सिस्टम ये है। दोनों में फर्क ये है कि इस दूसरे वाले सिस्टम में ऊपर स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, ठीक है। और लेट से ये मास m1 है और ये मास m2 है, ये m1 है और ये m2 है। तो ये बताओ कि जिस सिचुएशन में तुम्हारे सामने फिगर बना हुआ है, क्या ये दोनों केस इक्विलिब्रियम में होंगे? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नेट फोर्स 0 होगा हर एक बॉडी के ऊपर, रेस्ट पे होगा ये सिस्टम। तो जरा इक्विलिब्रियम में है तो हम जरा फोर्सेस लिखना चाहते हैं अलग अलग क्या होंगे। तो देखो m2 के ऊपर उसका वेट लगेगा m2g, ठीक है, फिर ऊपर टेंशन लगेगा T2। बताओ कि T2 की क्या वैल्यू होगी, बोलिए। m2g m2g करेक्ट। अच्छा यही T2 m1 के ऊपर किधर लगेगा? नीचे की ओर। करेक्ट। Yes, sir. m1 का वेट हो गया m1g नीचे, और m1 के ऊपर की तरफ बताएगा कोई कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? सर M1G m1g plus plus M2G. T2 3m2 yes sir 3 कहाँ से आ गया? नहीं सर वो m1g plus m2g m1 plus m1 प्लस m2g। m2g। इसमें किसी को डाउट है? फोर्सेस दिखाए मैंने, नहीं डाउट है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे भी m2 का वेट m2g और m2 के ऊपर टेंशन m2g ऊपर, m1 के ऊपर टेंशन T2 नीचे की तरफ, कितना m2g, m1 का वेट m1g नीचे, और m1 के ऊपर जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी। अब तुम ध्यान से देखो तो दोनों सिस्टम्स में फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर एक में स्प्रिंग है और एक में स्ट्रिंग है, और हमें यही डिफरेंस समझना है कि डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो लोअर स्ट्रिंग है, नीचे वाला जो स्ट्रिंग है, इसको कट करने वाले हैं, समझना, लोअर स्ट्रिंग को कट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि लोअर स्ट्रिंग को कट करने के तुरंत बाद T2 की वैल्यू क्या होगी? 0 की वैल्यू, तो T2 में तो कुछ बताना ही नहीं है, T2 तो 0 ही हो जाएगा ना, yes sir क्योंकि जिसको कट कर रहे हैं उसमें थोड़े ना कुछ बचेगा, तो T2 तो हो जाएगा 0। तो जरा कट करने के तुरंत बाद की सिचुएशन जरा दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, इस तरह से हो जाएगी। m2 ये T2, तो T2 तो सडनली क्या हो गया 0। अब जरा ये बताओगे कि T2 0 होने के तुरंत बाद बाकी सारे फोर्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम ये जानना चाह रहे हैं, बाकी सारे फोर्सेस पे। तो ये बताओगे कि m2 के वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नो सर। वेट m2g रहेगा। अच्छा m2 के ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं नो सर। नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि m2 का अब एक्सीलरेशन आ जाएगा, बताएगा कोई कितना एक्सीलरेशन होगा m2 का? जी सर। m2g yes sir g g होगा एक्सीलरेशन, ठीक। अब आते हैं m1 के ऊपर, m1 के वेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? no यस sir सर। यस सर। सर मतलब M2G चला जाएगा। अरे m1 का वेट सर m1 का वेट में कोई फर्क नहीं सर, कोई m1 फर्क की नहीं डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है। हाँ सर हाँ। फिर इसके बाद ये बताओ स्प्रिंग फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस सर। यस yes सर sir पड़ेगा। ये हम लोग लिख रहे हैं, समझना ध्यान से, जस्ट आफ्टर कटिंग। जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बीता है, तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। तो ये बताओ कि तुरंत में इस स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? तुरंत बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, जस्ट आफ्टर। तो जस्ट आफ्टर इस स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो जाएगा क्या? जस्ट आफ्टर मतलब बिल्कुल टाइम नहीं बीता है। नो नहीं सर। होगा सर। no sir नहीं चेंज होगा
और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये स्प्रिंग फोर्स भी चेंज नहीं होगा। स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा, m1 प्लस m2 इंटू जी लग रहा होगा। तो ये m1 का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ कितना आएगा बताओ, m1 का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ कितना आएगा? अरे इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, एफ m2 ऐसे जी लिखा अपन है, इसको m1 सब्ट्रैक्ट कर दो और m1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? m2g अपॉन m1 आएगा एक्सीलरेशन। देखो, तो ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, स्प्रिंग की। अब आ जाओ स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में क्या होगा? तो स्ट्रिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग में जो फर्क है वही हमको समझना था ध्यान से। तो इस केस में क्या होगा, ये हो गया m1, इधर ये लूज हो गया है, और ये हो गया है m2, ये इधर लूज हो गया है, T2 की वैल्यू हो गई है 0। अब जरा बताओ यहाँ पे बताओ इसी तरह से कि जस्ट आफ्टर कटिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा, जस्ट आफ्टर कटिंग। पहले तो वेट लिख लो, वेट में क्या क्या फर्क है, वेट में कोई फर्क है क्या? वेट में तो कोई फर्क नहीं है। ये m2g नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब ये तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, कितने एक्सीलरेशन से, g एक्सीलरेशन से। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? और इसके ऊपर इसका वेट कितना होगा, तो भाई इसका वेट होगा m1g, और इसके ऊपर का जो टेंशन होगा वो कितना होगा। तो मैंने थ्योरी में जो पॉइंट लिखा है वो यही लिखवाया है कि जिस स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं उसका टेंशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो दूसरे स्ट्रिंग्स हैं उनमें टेंशन चेंज हो सकता है। ये लिखवाया है मे चेंज, सडनली चेंज हो जाएगा, टेंशन सडनली चेंज हो सकता है, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें सडनली चेंज हो जाएगा, तो मैंने इसको T1 डैश लिख दिया। ध्यान से देखो, अब जरूरी नहीं है कि ये T1 रहे, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं दोनों केस में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि T1 डैश कितना होगा। तो देखो T1 डैश निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी समझनी होगी। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी ये होती है कि स्ट्रिंग के दोनों एंड्स का एक्सीलरेशन हमेशा सेम होता है। स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है, लेंथ तो बढ़ने नहीं वाली है, तो ए और बी का एक्सीलरेशन सेम होगा। और अगर ए और बी का एक्सीलरेशन सेम होगा तो तुम ध्यान से देखो, ए का एक्सीलरेशन 0 है तो बी का भी एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए। और बी का एक्सीलरेशन अगर हम 0 चाहते हैं, इस पॉइंट का एक्सीलरेशन 0, तो इसका मतलब हुआ ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी 0 होगा। और ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 होने के लिए टेंशन कितना लगना चाहिए, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 होने के लिए टेंशन m1g के बराबर लगना चाहिए। तो टेंशन जो है वो सडनली m2g, m1 प्लस m2g से चेंज होके m1g हो जाएगा। ये मैंने दोनों केस समझा। बट सर ऐसा भी हो सकता है कि वो चेंज ना हो रहा हो, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? अब आएगा एग्जांपल, सब एक एक बार में तुम समझा दें क्या? मैं चेंज वाला केस कर रहे हैं, अभी आएगा, कभी नहीं भी चेंज होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो, ठीक है ना। कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें चेंज नहीं भी हो रहा होगा, मैं इसीलिए लिखवाया मैंने। तो जहां मैं लिखा हुआ है वहां तुम तो चेंज होके ही करके ही स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। अभी करेंगे क्वेश्चन तो आ जाएगा कि चेंज नहीं हो रहा है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सर हाँ बोलिए। जैसे अभी आपने यहाँ पे बताया, तो सर अब यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि अगर चेंज होगा तो जो T1 डैश होगा वो मतलब जिस ब्लॉक के साथ लग रहा होगा उसके वेट के बराबर ही होगा हर कंडीशन तो में? तुमने याद कर लिया, हर कंडीशन में उसकी वेट के बराबर होगा। नहीं सर, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं ना सर। बेटा मैंने क्या कहा, इस स्ट्रिंग को देखा मैंने, तब इस नतीजे पे पहुंचे कि इसका एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट सीलिंग से ठीक है जुड़ा सर, हुआ ठीक। था। अगर मान लो कोई और केस होगा, अभी अगला एग्जांपल आ जाएगा, तुम याद कुछ मत करो बेटा, सब सोच देखो। मैं कैसे स्टेप्स ले रहा हूँ, ये स्ट्रिंग फिक्स है, ये स्ट्रिंग का ये वाला एंड फिक्स है, अगर ये वाला एंड फिक्स है तो ये वाला भी फिक्स होगा। ये प्रॉपर्टी यूज की है क्योंकि स्ट्रिंग इन यस सर, एक्सटेंसिबल। ठीक है, ठीक है सर। और एक्सीलरेशन 0 करने के बाद फिर पता चला कि इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो इसके वेट के बराबर होना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन 0 हो सकता है।
ठीक है, स्प्रिंग्स में थ्योरी में और कोई पॉइंट नहीं है, बस ये कटिंग था और ये एक केस था। तो अब इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स और करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी जो पढ़ा है पहले वही कर लेते हैं। देखना ध्यान से, ये हो गया ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। ये मास 2m है, ये मास m है और ये भी 2m है। ये हो गई स्ट्रिंग 1, ये हो गई स्प्रिंग तो दिख ही रहा है, और ये हो गई स्ट्रिंग 2। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशंस ऑफ A, B and C just after A पार्ट में। A पार्ट में स्ट्रिंग 1 इज कट, B पार्ट में स्ट्रिंग 2 इज कट और C पार्ट में स्प्रिंग इज कट। करोगे ट्राई इसको? पहले प्रोसेस ये है कि पहले सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस दिखा दो नीचे से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि नीचे से बैलेंस करना शुरू करेंगे, ऊपर तक सारे फोर्सेस पता चल जाएंगे। फिर देखो कि कौन सा स्ट्रिंग या स्प्रिंग कट किया है, फिर जिसको कट किया है उसका फोर्स तो 0 कर दो। उसके अलावा फिर फोर्सेस लिखो कौन कौन से चेंज नहीं हो रहे हैं और कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, फिर तुम्हें वहीं से पता चलेगा कि किसके ऊपर एबिलिटी बनाई जाए। करो ट्राई पहले। देखो इसमें सबसे पहला काम तो क्या करना है, सबसे पहला काम तो फोर्सेस लिख लो। तो जैसे C के वेट से शुरू करते हैं। C का वेट हो गया 2 mg डाउनवर्ड, ठीक है। अब C के ऊपर टेंशन, लेट्स से वी कॉल इट T2, तो T2 की वैल्यू 2 mg होगी, ठीक है। और B के ऊपर यही T2 नीचे लगेगा। फिर B का वेट हो गया mg नीचे, और B के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ध्यान से देखो, तो B के ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा 3 mg, चेक करो तो, और A के ऊपर वही स्प्रिंग फोर्स 3 mg नीचे लगेगा। फिर A का वेट हो गया 2 mg डाउनवर्ड और 3 mg का स्प्रिंग फोर्स, तो A के ऊपर जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 की वैल्यू आ जाएगी 5 mg। तो ये काम तो हमें करना ही है, तीनों पार्ट्स के लिए कॉमन है, जिससे हमें सारे फोर्सेस एक बार में पता चल गए। सबसे पहले बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आते हैं चलो ए पार्ट में। ए पार्ट में कह रहा है कि अगर हमने स्ट्रिंग 1 इज कट, ठीक है, तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग 1 कट होने के बाद। तो देखो स्ट्रिंग 1 अगर कट हो गई है तो इसका मतलब है कि जो T1 है वो खत्म हो गया है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, तो इस पे जो T1 था वो तो हो गया 0। अब ध्यान से देखना, ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस नहीं चेंज हुए। तो मैंने क्या कहा, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ए का वेट 2 mg और ए के ऊपर स्प्रिंग फोर्स 3 mg, ये दोनों ऐसे के वैसे ही रहेंगे। और ए का मास कितना था, ए का मास था 2m, तो अब इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया 5 mg, एंड 5 mg अपॉन 2m करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा 5v/2। ये निकाल लिया सभी ने, वेरी गुड। अब देखो बी और सी स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और हमको ये नहीं मालूम कि T2 चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं मालूम है ना कि चेंज होगा या नहीं होगा, तो हम चेंज होगा करके ही मानेंगे, मान लेंगे चेंज हो गया है, तो इसको हमने ले लिया T2 डैश। अब क्या क्या चेंज नहीं हुआ वो वैसे का वैसा दिखा दो पहले तो
तो बी के ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है 3 mg। बी के ऊपर लगने वाला वेट कितना लग रहा है mg। सी के ऊपर लगने वाला वेट कितना लग रहा है 2 mg। तो ये वैसे का वैसा है, यस और नो। अब हमें जो नहीं मालूम है वो है ये T2 कि T2 जो चेंज हो गया है वो कितना है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, T2 मालूम तो है नहीं, हाँ लेकिन हमें ये मालूम है कि ये जो स्ट्रिंग है इसके दोनों एंड्स का एक्सीलरेशन जो भी होगा सेम होगा। तो हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ बी और सी की अलग अलग एफबीडी बनाने के क्या करें हम लोग, क्या ऐसा कर सकते हैं कि बी और सी की कंबाइंड एफबीडी बना लें, बताओ। और इस कंबाइंड एफबीडी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो T2 डैश नहीं आएगा क्योंकि दोनों पे लग रहा है ना। तो इस कंबाइंड एफबीडी में क्या क्या आएगा, तो इस कंबाइंड एफबीडी में एक तो आएगा स्प्रिंग फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है कितना 3 mg, और क्या आएगा, और इन दोनों का वेट आएगा, वेट कितना लग रहा है वो भी 3 mg लग रहा है। तो अगर ऐसा हुआ दोनों ही 3 mg हैं तो एक बी का एक्सीलरेशन और सी का एक्सीलरेशन 0 आएगा, और 0 आएगा इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि T2 में कोई चेंज नहीं हुआ, T2 अभी भी कितना लग रहा है 2 mg लग रहा है। तो बी और सी का एक्सीलरेशन 0 होगा यहाँ पे। कैसे डिसाइड किया बताइए, क्लियर है या नहीं। बोलो। यस T2 डैश मालूम नहीं था हमको, T2 डैश मालूम नहीं था तो बी और सी की अलग अलग एफबीडी नहीं बना सकते हैं। कंबाइन बनाने से क्या फायदा हुआ, कंबाइन बनाने से फायदा ये हुआ कि T2 डैश कंबाइंड एफबीडी में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा तो अननोन है तो बनाने रहने दो अननोन। तो कंबाइंड एफबीडी में टोटल डाउनवर्ड फोर्स 3 mg है विच इज वेट ऑफ बी प्लस सी, एंड अपवर्ड फोर्स स्प्रिंग फोर्स है विच इज अगेन सेम इक्वल टू 3 mg। तो ऊपर भी 3 mg नीचे भी 3 mg, इसका मतलब एक्सीलरेशन 0। सर इसका मतलब भी सर, बोलिए बोलिए सर इसका मतलब बी और सी सर कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएंगे। देखो ये सिचुएशन जस्ट आफ्टर की है, लॉन्ग टाइम आफ्टर की नहीं है, समझो ना बात को। ये जो सिचुएशन है कब की है, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन ये कब सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा के लिए सॉल्व कर रहे हैं या जस्ट आफ्टर। तो जस्ट आफ्टर के लिए ट्रू है, बाद में तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब चेंज हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग का लेंथ जैसे ही चेंज होगा, भाई जस्ट आफ्टर स्प्रिंग का लेंथ सेम है लेकिन ऐसा थोड़ा ना स्प्रिंग उतना ही लेंथ रहेगा, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, ब्लॉक्स फ्री हैं तो सब चेंज हो जाएंगी सिचुएशन। ओके सर, ठीक है। अभी अगर तुमने कोई मिस्टेक की थी ए पार्ट में तो बी पार्ट को सही करो और बताओ फिर बी पार्ट में क्या आएगा। बी पार्ट में कह रहा है स्ट्रिंग 2 इज कट, देखो तो स्ट्रिंग 2 अगर कट हो रही है, फिर से बनाते हैं सारा सिचुएशन। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। अब स्ट्रिंग 2 कट की है तो ये वाला T2 जो है वो 0 हो गया, क्यों भाई। अब देखो कौन कौन से फोर्सेस चेंज नहीं हुए उनको हमें दिखाना है। तो इसके ऊपर इसका वेट जो चेंज नहीं हुआ कितना है 2 mg, और इसका मास कितना है, इसका मास भी 2m है। तो इसका मतलब है कि C का एक्सीलरेशन तो आ गया, C का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड है। ठीक, अब आ जाओ जरा B और C के बीच में, सॉरी A और B के बीच में। तो A और B के बीच में स्प्रिंग फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्यों भाई। तो B के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो B का वेट नीचे था कितना mg, और B के ऊपर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ था कितना स्प्रिंग फोर्स था 3 mg, और स्प्रिंग फोर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और B का मास कितना है, B का मास m है, तो इसका मतलब B का एक्सीलरेशन अब ऊपर की तरफ आएगा। कितना एक्सीलरेशन होगा B का, क्यों भाई, B का एक्सीलरेशन कितना होगा 2g, 2g, करेक्ट 2g अपवर्ड होगा, ठीक है ना। अब A पे आ जाओ जरा। अब A का तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं 0 होगा एक्सीलरेशन, कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं 0 होगा। फोर्सेस सेम है, द सेम फोर्सेस है ना सर ऊपर नहीं नीचे। फोर्सेस नहीं, वो जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रिंग ऊपर सीलिंग से जुड़ी हुई है, तो स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है
उसका एक्सीलरेशन 0 होगा तो इसका भी 0 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जो T1 है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। T1 की वैल्यू बाद में बताएंगे, पहले एक्सीलरेशन बताएंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने T2 बाद में, इस नतीजे में बाद में पहुंचे कि T2 चेंज नहीं हो रहा, पहले तो ये पता चल गया ना कि एक्सीलरेशन 0 है। बताओ समझ में आया या नहीं, मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, तो जब तक बात समझ में ना आए तब तक हाँ में हाँ मत मिलाना। बोलो। सर हाँ बोलिए। सर जैसे सर कल आपने सर जैसे कहा था कि सिस्टम तब तक नहीं ले सकते जब तक सर दोनों का एक्सेलरेशन सेम ना हो। करेक्ट। और सर इसमें तो हम लोग को तो बाद में पता चला है, मतलब सर पहले ही सिस्टम तो पहले ही ले लिया गया। नहीं नहीं, हमको बाद में क्यों पता चला? अगर ये दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो यही तो खास बात है दोनों के एक्सीलरेशन सेम होने की। अगर ये स्प्रिंग से जुड़े होते तो हम सेम नहीं लेते। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फर्क है ना, स्ट्रिंग एक्सटेंड तो होगी नहीं, तो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स का एक्सेलरेशन सेम होगा जो एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए पार्टिकल है। सर इसी वजह से दोनों ब्लॉक्स का भी सेम होगा। हाँ, इनको हम ए और बी को सिस्टम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए और बी के बीच में स्प्रिंग है, लेकिन यहां बी और सी को ले सकते हैं क्योंकि बी और सी के बीच में स्ट्रिंग है। और कोई डाउट? ओके सर। सी पार्ट बताओ, चलो करो अपने आप जल्दी से। सी पार्ट में हम लोगों ने स्प्रिंग को कट कर दिया है, स्प्रिंग इज कट। देखो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी T1 डैश होगा और यहाँ भी T2 डैश होगा। रीजन क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। अब जो फोर्सेस चेंज नहीं हो रहे हैं वो पहले दिखा लेते हैं। अब C का वेट कितना है? 2 mg। B का वेट कितना है? mg। A का वेट कितना है? 2 mg। बाकी सारे फोर्सेस चेंज हो जा रहे हैं, तो अब जरा मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए? A का एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 सर। ए का एक्सीलरेशन 0 होगा, करेक्ट। तो अगर ए का एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब है T1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? T1 डैश की वैल्यू 2 mg हो जाएगी। तो ये हम बाद में पहुंचे ना T1 डैश की वैल्यू पे, पहले एक्सीलरेशन पता चल गया। बी और सी के एक्सीलरेशन के बारे में क्या कहेंगे? सेम होगा या अलग अलग होगा? सर सेम होगा। क्यों सेम होगा? अलग अलग होगा सर। सर स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं सर स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, सेम सिस्टम हो जाएगा। करेक्ट। अगर ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम दोनों को कंबाइंड एफबीडी लेंगे। अब जरा बताओ कंबाइंड एफबीडी में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स तो हट ही गया, 2 mg। वेट बचे जी 3 mg। जी होगा 3 mg डाउनवर्ड होगा 3 mg। 3 mg। और इसका मास कितना है? यस मास सर। भी 3 m है, तो इसका 3 m मतलब कि इन दोनों का एक्सीलरेशन कितना जी आएगा? इन दोनों का g डाउनवर्ड हो गया। और क्योंकि इन दोनों का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड है इसलिए T2 डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। बताओ सर आया समझ में या नहीं आया? सर जब स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं तो एक्सेलरेशन सेम हो जाते हैं। अरे हाँ भाई, स्ट्रिंग क्योंकि एक्सटेंड नहीं होगी ना, स्प्रिंग एक्सटेंड हो सकती है, स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होगी, तो स्ट्रिंग के दोनों एंड्स का एक्सेलरेशन हमेशा सेम होगा along the direction of string। along the direction of string, ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो along ही चल रहा है। ओके सर ए कैसे सर 0 हो जाएगा? सर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है सर, वो कट होगा तो थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा सर एक्सेलरेशन? थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा अगर वो स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है।
अब तुम कहोगे स्प्रिंग नहीं सर, स्प्रिंग। स्प्रिंग तो कट हो गया ना, स्प्रिंग तो खत्म भाई, जिसको कट कर रहे हैं उसका फोर्स थोड़ी ना बचा। मतलब अगर स्प्रिंग कट जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा। हाँ तो जीरो ही हो गया। ये बिल्कुल वैसे समझो कि तुमसे कहा गया स्प्रिंग का एक एंड छोड़ दिया है तो दूसरे एंड पे कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना, वही बात। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। क्लियर है या नहीं बताओ? सर हाँ बोलिए आयुष। सर एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें। ये पार्ट हाँ सर, इसमें हमने पहले पता किया कि स्ट्रिंग एक ही है, तो हाँ सर एक्सप्रेशन सेम होगा। करेक्ट एक्सप्रेशन सेम होगा तो सिस्टम ले सकते हैं, पता चल करेक्ट। गया। और सर सिस्टम एक ले लिया है और एक्सेलरेशन सेम है, तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, एक्सेलरेशन जीरो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, फोर्सेस बैलेंस हैं इसलिए एक्सीलरेशन जीरो है। फोर्सेस बैलेंस क्यों है? क्योंकि बी और सी के ऊपर अगर तुम टोटल वेट निकालोगे तो टोटल वेट आएगा 3 mg, और स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा था? तो स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा था 3 mg। तो क्योंकि टोटल वेट और स्प्रिंग फोर्स सेम हो गए, इस वजह से एक्सीलरेशन सिस्टम का जीरो आ गया। यस सर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन है। A spring with natural length L0 and spring constant K सर कट। हाँ बोलिए। सर ये ए बी इज इक्वल टू जी थोड़ा समझ में नहीं आया सर। कहाँ पे तुम पहुंच गए पीछे फिर से? सर यही सर, थर्ड पार्ट सर, ऊपर नहीं सर। इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कौन सा है? सर 3। और टोटल मास कितना है? नेट फोर्स हो गया इस पूरे सिस्टम के ऊपर, नेट फोर्स हो गया 3 mg, और इस सिस्टम का मास हो गया 3m, तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड आ गया। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओके सर, ओके। A spring with natural length L0 and spring constant K is cut in the ratio 1:3, and then the two parts are joined between a block and wall as shown. If all surfaces are smooth, then find equilibrium distance of block from wall. Equilibrium distance of block from wall. ठीक है, देखो करो ट्राई।
चलो देखो इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो क्या है ना, जैसे जैसे स्टेप्स हुए हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि स्प्रिंग को पहले हमको डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में? 1:3 के रेशियो में। समझो ध्यान से। मतलब ये हुआ इसका कि ये वाली जो स्प्रिंग है ये होगी L0/4 लेंथ की, और ये वाली जो स्प्रिंग होगी वो होगी 3L0/4 लेंथ की। सबसे पहले ये बताओ, कोई डाउट इसमें? तो ठीक है। इसके बाद जरा बताओगे कि इनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट्स होंगे वो कौन से रेशियो में होंगे, मतलब कि K1 और K2 की क्या वैल्यू होगी। तो K1 को हम लोग K1 हो जाएगा लिखेंगे, 4, K1 हो जाएगा 4K और K2 हो जाएगा K2 हो जाएगा 4/3 के। 4K/3। यहाँ तक कर लिया सभी ने? बताओ। अब अगर यहाँ तक कर लिया है तो बस एक लास्ट स्टेप थोड़ा सा बचा है। अब देखो सीधी सी बात है कि ये वाली स्प्रिंग छोटी है, ये वाली स्प्रिंग बड़ी है, तो इसको थोड़ा आगे आना होगा और इसको थोड़ा पीछे जाना होगा, तभी कहीं बीच में जाके सेटलमेंट होगा। भाई एक एक्सपैंड होगी और एक कंप्रेस होगी तब इक्विलिब्रियम आएगा। तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसको एक्सपैंड होना पड़ा, तो इसको एक्सपैंड होना पड़ा, सपोज कर लेते हैं x, तो इसको कंप्रेस होना पड़ेगा, तो इसको कंप्रेस कितना होना पड़ा। अब इसको नया वेरिएबल मत एज्यूम कर लो, x के टर्म्स में लिख दो, क्योंकि ये लेंथ पता है ना यहाँ से यहाँ की, ये लेंथ है L0/2। तो L0/2 में से अगर तुम x हटा दोगे तो तुम्हें ये लेंथ मिल जाएगी। तो कितनी आएगी ये? तो ये लेंथ हो जाएगी L0/2 माइनस x। अब फोर्स बैलेंस कर देते हैं, बैलेंसिंग फोर्सेस क्या मिलेगा? तो तुम्हें मिलेगा K1 इंटू एक्स इज इक्वल टू K2 इंटू L0/2 माइनस एक्स। रखो वैल्यू इसमें, तो क्या आएगा? तो यहाँ से तुमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू L0/2 माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू L0/8 आएगी। हेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, वॉल से डिस्टेंस कितना आएगा? तो वॉल से डिस्टेंस हो जाएगा L0/4 प्लस L0/8, यानी आंसर हो गया 3L0/8। बोलिए, कोई डाउट है तो? क्लियर है? बोलिए। नेक्स्ट देखो, सपोज ये m मास है और इधर एक स्ट्रिंग से वॉल से जुड़ा हुआ है, और इधर एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये जो स्प्रिंग है ये वर्टिकल से लेट से 37 डिग्री बना रही है, ठीक है ना। तो हमें निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज बर्न्ड। कई बार कट की जगह बर्न्ट लिखा रहता है,
क्योंकि कट करने से क्या होगा, थोड़ा बहुत झटका लग सकता है, बर्न करने से कोई झटका नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका टेंशन डिसअपियर हो जाएगा। तो स्ट्रिंग बर्न होने के तुरंत बाद ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना, ध्यान रखना तुरंत बाद पे ही फोकस करना है हमको, जस्ट आफ्टर। करो, देखो ट्राई। इसके पहले वाले में कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। इसके लिए भी प्रोसेस वैसे ही लगेगा। सबसे पहले तुम्हें सारे फोर्सेस दिखा देने कौन कौन से हैं। तो इसका वेट हो गया mg इधर, ठीक है, टेंशन हो गया T इधर, और स्प्रिंग फोर्स हो गया F स्प्रिंग इधर, ठीक है। और स्प्रिंग फोर्स जो है वो वर्टिकल से 37 डिग्री पे है। तो इक्वेशंस अगर हम बैलेंस करेंगे तो बनेगा F स्प्रिंग cos 37 इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से F स्प्रिंग की वैल्यू 5 mg/4 आएगी, और F स्प्रिंग sin 37 की वैल्यू आएगी T के इक्वल। इसका मतलब ये वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, F स्प्रिंग की वैल्यू अगर रख दें 5 mg/4 तो क्या ये 3 mg/4 आ जाएगा। अब ये देखो कि जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट कौन सा फोर्स नहीं रहेगा, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। तो अगर जस्ट आफ्टर की बात करोगे तो देखो इस ब्लॉक के ऊपर mg वैसे का वैसा ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है F स्प्रिंग cos 37 जो mg के इक्वल था वो वैसे का वैसा लगेगा, यानी कि y डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। लेकिन F स्प्रिंग cos 37 तो लगेगा ना, सॉरी sin 37, और F स्प्रिंग sin 37 की जो वैल्यू है वो है 3 mg/4। तो इसका मतलब है कि ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा कितने एक्सीलरेशन से, तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा 3g/4। करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर कर लिया ना सभी ने? ठीक है। तो ये तो पूरा एनालिसिस था स्प्रिंग फोर्स का, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया, टेंशन हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। अगले फोर्स की तरफ बढ़ते हैं फिर आगे। और नेक्स्ट जो फोर्स है उसके लिए हेडिंग पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। अब देखो स्यूडो फोर्स क्यों है, कितना है, किधर है, ये सब डिस्कशन हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं। पहले तुमको ये समझना होगा ना कि ये सूडो फोर्स आया कहाँ से, क्यों लग रहा है ये सूडो फोर्स, क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि सूडो फोर्स देखा जाए तो जैसा इसका नाम है, सूडो का मतलब यही है कि जो रियल नहीं है, तो ये फोर्स भी रियल फोर्स नहीं है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये फोर्स, केवल कैलकुलेशंस में एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हमें ये समझना है कि क्यों जरूरत पड़ी इसकी। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखना ध्यान से पहले। फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट है, ठीक है, और ये लिफ्ट सपोज a0 एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और इस लिफ्ट के अंदर ये m मास का ये मैन है जो इसके फ्लोर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बात ये बताओगे जरा, FBD ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम लोग ग्राउंड से देखें तो इस मैन के FBD में कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे, बताओगे कौन कौन से फोर्सेस दिखाओगे FBD में, कौन कौन से फोर्स। तो देखो एक तो उसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, और एक उसके ऊपर नॉर्मल हो गया अपवर्ड, मास इसका m है, और इसका एक्सीलरेशन किधर की तरफ है। तो एक्सीलरेशन अगर लिखोगे तो एक्सीलरेशन इसका a0 ऊपर की तरफ है। तो अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो बनेगा n - mg
इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस एम ए नॉट। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से इसका FBD बनाने वाले हैं, FBD ऑफ मैन। लेकिन इस बार हम लोग FBD बनाना चाहते हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बनाना है तो वहीं बैठ जाओ उसी के बगल में, तुम भी चेयर लेके, ठीक है। तो हमें इस ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा होगा ये डिस्कस करना है। तो फिर से मैं कहूंगा कि फोर्सेस तो यही दिखाई देंगे उसको, क्यों भाई, एक फोर्स जो उस पे mg लग रहा होगा विच इज डाउनवर्ड, और एक फोर्स जो उसके ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा विच इज अपवर्ड। और एक्सीलरेशन कितना नजर आ रहा होगा बताओगे? 0। एक्सीलरेशन 0 नजर आ रहा होगा। तो अगर हम फोर्सेस बैलेंस Zero, करें, yes. तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n इक्वल टू mg मिलेगा। बोलो। तो अब ये बताओ कि ग्राउंड से n इक्वल टू ये आ रहा है और लिफ्ट से ये आ रहा है, तो कौन सा सही है? या दोनों सही है या दोनों नहीं सही है? दोनों। हाँ, ग्राउंड वाला सही है। ग्राउंड वाला सही। और कोई आंसर, कोई और जवाब? देखो लिफ्ट से n की वैल्यू mg आ रही है और ग्राउंड से mg की वैल्यू n की वैल्यू mg प्लस एम ए नॉट आ रही है। फोर्स वही है और वैल्यू दो अलग अलग आ रही हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी वैल्यू सही है। तो देखो ये जो लिफ्ट वाली वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ये गलत है, क्योंकि ये जो n है ना ये है रियल फोर्स, और रियल फोर्स वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा ध्यान से समझना, सोचते भी जाना इस चीज को। जैसे डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, ये सारी बातें फ्रेम पे डिपेंड करेंगी। मतलब चलती हुई बस में अगर हम देख रहे हैं, चलती हुई बस में किसी आदमी को देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हो सकता है कुछ और नजर आए, किसी और कार की वेलोसिटी कुछ और नजर आए, ग्राउंड से कुछ और नजर आए। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। अलग अलग फ्रेम से आंसर अलग अलग आएगा। लेकिन फोर्स, रियल फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी। मतलब एक ऐसे ही रफ एग्जांपल लें तो मान लो सड़क के किनारे खड़े और तुमको चाटा पड़े जोर से, तो सड़क के किनारे जो खड़ा हुआ तुम्हारा दोस्त है उसके हिसाब से और जो बस में बैठा हुआ है उसके हिसाब से क्या तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगा वो फोर्स तो सेम लगा ना। कि बस वाले को लगेगा, बस में जो बैठा है उसको लगेगा नहीं थोड़ा कम लगा है, अभी और जोर से पड़ना चाहिए था। तो ये है रियल फोर्स। तो रियल फोर्स की वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगी, फोर्स तो उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर तो सही नहीं है, कोई एक ही आंसर सही है। तो ये जो ग्राउंड वाला है ये आंसर सही है, लिफ्ट वाला आंसर सही नहीं है। तो अब क्वेश्चन होता है कि क्यों नहीं सही है, बताओ, कोई देगा जवाब? सर क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है लिफ्ट। क्योंकि लिफ्ट जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और जो न्यूटन्स लॉज हैं हम लोगों ने इसमें न्यूटन्स लॉज लगा दिए हैं। न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है। मतलब हमें जो न्यूटन्स लॉज लगाने चाहिए F इक्वल टू ma, वो इनर्शियल फ्रेम में ही लगाना चाहिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, तो आंसर गलत आ गया। तो पहले तो ये बात नोट कर लो, इतना मैंने जो लिखा है ये भी नोट कर लो, जिससे हमें ओरिजिन क्लियर है कि क्यों ओरिजिन है, कहाँ से आया ये सूडो फोर्स। तो यहाँ पे पहले तो क्रॉस लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात तो यही लिखेंगे कि रियल फोर्सेस do not depend on frame, hence we should get same value from all frames। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। और क्यों गलत आया आंसर, तो ऐसे नीचे लिख सकते हैं कि न्यूटन्स laws are not applicable in non-inertial frames। non-inertial frames, तो इसका मतलब है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम ये बात कर ही नहीं सकते हैं। तो अब क्या बात आई कि चलो ठीक है न्यूटन्स लॉज हैं
तो हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ करेक्शन करके अगर हम इनको नॉन इनर्शियल में भी वैलिड बना दें तो कितना बढ़िया हो, फिर तो हम कहीं से भी एफबीडी बना सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा करेक्शन करें तो बात ये आती है कि करेक्शन क्या करना चाहिए। तो उसके लिए करेक्शन ये करना चाहिए, तो नीचे इसमें लिखेंगे करेक्ट एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो बताओगे कि क्या करेक्शन किया जाए एफबीडी में कि आंसर हमें सही मिल जाए। तो क्यों? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके ऑपोजिट एक ma0 फोर्स दे दे। करेक्ट। तो देखो जो n लग रहा है वो तो लगेगा ही, जो mg लग रहा है वो लगेगा ही। एक्सीलरेशन अगर इसका 0 नजर आ रहा है तो ये झूठ थोड़े ना बोलेंगे नहीं वो a0 से ऊपर जा रहा है, भाई इसको अगर 0 एक्सीलरेशन है तो 0 ही नजर आएगा। हाँ लेकिन ये है कि जो ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हम लोग एक एडिशनल फोर्स दिखा दें, अगर इसकी एफबीडी में कितना दिखा दें ma0 का, तो ये जो एडिशनल फोर्स अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो इसी एडिशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सूडो फोर्स। ध्यान से ये बात समझना कि ये फोर्स लग नहीं रहा है, ये फोर्स हम एफबीडी में दिखा रहे हैं जिससे कि आंसर हमको सही मिले। तो ये एक टाइप का करेक्शन है, ठीक है ना, एक टाइप का ये करेक्शन है। और अगर हम करेक्शन ये करते हैं तो ये हो जाएगा mg प्लस ma0, तो ये आंसर हमारा सही आ जाएगा। नोट कर लो एक बार सारी बातें, और कहीं डाउट है तो बताओ। सूडो फोर्स हम कब दिखाएंगे, क्यों दिखा रहे हैं सूडो फोर्स, क्यों जरूरत पड़ रही है सूडो फोर्स की। तो ध्यान से ये भी बात समझना कि अगर हम एफबीडी ग्राउंड से बना रहे होते, लिफ्ट में जाके एफबीडी ड्रॉ नहीं करते, तो हमें कभी भी सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो सूडो फोर्स की जरूरत तभी पड़ेगी जब हमारा ऑब्जर्वर जो एफबीडी ड्रॉ कर रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके बैठेगा। विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ही जरूरत पड़ेगी। कितना लगाना पड़ेगा, तो हमें लगाना पड़ेगा m यानी कि मास ऑफ बॉडी, फिर इंटू a0 किसका है, तो a0 एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम है, फ्रेम जिस एक्सीलरेशन से चल रहा है। और किधर दिखाएंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ध्यान से देखो तो जो लिफ्ट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट दिखाएंगे, लिफ्ट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फाइनली इसमें जो जो बातें हैं वो लिख लेने। तो पहला पॉइंट वही लिखेंगे कि इट इज शोन इन FBD of body only if FBD is drawn with respect to non inertial frame, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आता है कि सूडो फोर्स लगेगा कितना, तो सूडो फोर्स की जो वैल्यू है, सूडो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a0। m क्या है, m बनेगा मास ऑफ बॉडी जिसका हम एफबीडी बना रहे हैं, और a0 क्या होगा, a0 होगा एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। और तीसरी बात आती है कि हम कहाँ दिखाएंगे, कौन से डायरेक्शन में दिखाएंगे, कौन से डायरेक्शन में दिखाएंगे इसको। तो डायरेक्शन ऑफ pseudo force is opposite to direction of acceleration of non inertial frame। बस ये तीन बातें तुम्हें दिमाग में रखनी है बस। कौन सी सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे, कितना अप्लाई करेंगे, और कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को कि अगर हम ग्राउंड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ग्राउंड से एफबीडी बनाते हैं, तो हो सकता है हमको कभी सूडो फोर्स की जरूरत पड़े ही नहीं, ठीक है ना।
नीचे इसमें नोट करके लिख देंगे। सपोज अगर लिफ्ट है और लिफ्ट अगर A0 से ऊपर जा रही है और हम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ध्यान से देखना विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट mg तो नीचे लगेगा ही, क्यों भाई, और ma0 भी नीचे लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, mg प्लस ma0 को mg इफेक्टिव लिख देते हैं। तो उस केस में g इफेक्टिव की वैल्यू g प्लस a0 लिख सकते हैं। तो इसका फायदा ये है कि अगर हमने कोई क्वेश्चन ग्राउंड पे सॉल्व किया हुआ है और उसका आंसर जी के टर्म्स में आ रहा है, अब अगर वही सेम टू सेम क्वेश्चन लिफ्ट के अंदर आ जाए तो लिफ्ट के अंदर जाते ही हमको दोबारा सॉल्व नहीं करना है, हमको सीधे सीधे जी को रिप्लेस कर देना है जी इफेक्टिव से। और जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, तो अगर लिफ्ट A0 से ऊपर जा रही है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू बन जाएगी जी प्लस A0। सिमिलरली अगर लिफ्ट A0 से नीचे जा रही है, मतलब ये दो तो पॉपुलर केस हो गए, और हम लिफ्ट के अंदर बैठ के सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या बोलेंगे, मतलब ये कई जगह यूज आएगा इसलिए मैंने अलग से बता दिया। तो mg नीचे की तरफ हो गया और ma0 ऊपर की तरफ हो गया। तो अगर हम इसको mg इफेक्टिव से रिप्लेस करें तो mg इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस ma0। तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, g इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी g माइनस a0। देखो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन हमने ग्राउंड पे कर रखा है, अब वही क्वेश्चन हम लिफ्ट में ले गए तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्टेप बचाएगा करना होगा, जी को रिप्लेस करना होगा जी इफेक्टिव से। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल सपोज ये एंगल दिया हुआ है थीटा और ये ए बी है, स्मूथ सरफेस है, और ये हाइट अगर h है और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है A0 एक्सीलरेशन से। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक इज रिलीज्ड from point A on a smooth inclined inside a lift as shown। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन a block is released from point A on a smooth incline inside a lift as shown. Find the time taken to reach bottom point B। करोगे इसको ट्राई, बताओ, करिए ट्राई पहले। देखो अब इस क्वेश्चन को, अब कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम्हें सूडो फोर्स का बेनिफिट दिखाई देगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर तुम ग्राउंड से विजुअलाइज करोगे तो ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो इट्स बेटर कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करें। क्यों भाई, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व करने के लिए, अब क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये कि लिफ्ट ऊपर जा रही है A0 से, तो हमें सीधे सीधे करना क्या होगा कि जी को रिप्लेस कर देना होगा जी इफेक्टिव से, और जी इफेक्टिव की वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली जी प्लस A0 लिख सकते हैं। अब तुम ये बताओ कि अगर ये ग्राउंड पे क्वेश्चन होता, ग्राउंड पे होता, तो इसका एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइन क्या आता है,
अगर ये ग्राउंड पे होता तो ये एक्सीलरेशन कितना आता, तो अगर ग्राउंड पे होता तो इसका एक्सीलरेशन आता जी साइन थीटा, लिफ्ट के अंदर है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा जी इफेक्टिव साइन थीटा। लेकिन ये जो ए है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो हम लोग लिफ्ट के अंदर ही से सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू है जी इफेक्टिव साइन थीटा। अच्छा ए बी डिस्टेंस कितना होगा, तो ए बी डिस्टेंस की वैल्यू होगी एच कॉसेक थीटा, या फिर इसको लिखेंगे एच अपॉन साइन थीटा। तो कितना टाइम लगेगा, तो इसमें यूज कर लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह हो जाएगा एच अपॉन साइन थीटा, यू टी हो गया 0, एक्सीलरेशन की जगह जी प्लस ए नॉट साइन थीटा एंड टी स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हें टी की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी प्लस ए नॉट। बताइए कर लिया सभी ने, क्यों भाई? हेलो हाँ सर, कंफ्यूजन एक जगह है सर, कि ए नॉट साइन थीटा कैसे आया, मतलब ए जो ए नॉट एक्सीलरेशन था ऊपर की ओर लिफ्ट का, हाँ उसका मतलब ये साइन थीटा कैसे है, बाकी सब तो क्लियर है, यही पे सर कंफ्यूजन है हमको। जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया जी को हम लोगों ने, जी इफेक्टिव को रिप्लेस किया है, जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए नॉट हो जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, तो अभी इस पे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बस जस्ट इंट्रोड्यूस किया ये कॉन्सेप्ट। सर हाँ सर ये ए नॉट को थोड़ा सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सर समझा दीजिए, ए नॉट कैसे ए नॉट साइन ऐसा थीटा हो जाएगा, ऐसे नहीं जी का होता तो है, समझ में आ रहा है। तुमको विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट नहीं समझ में आ रहा है, तुमको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड समझ में आ जाएगा, जहाँ पे लिफ्ट भी ऊपर जा रही होगी ब्लॉक भी नीचे जा रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही विजुलाइज करना आसान होगा, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ही विजुलाइज कर रहे हैं। ग्राउंड से कैसे विजुलाइज कर लोगे, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये ब्लॉक भी इधर जा रहा है और ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, आ जाएगा तुम्हारे समझ में, मैं तो कर दूंगा सॉल्व। फिर एक मेरी लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी कि सर अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ग्राउंड से कैसे आ जाएगा समझ में, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, लिफ्ट भी मूव कर रही है, ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सॉल्व कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट सीधे सीधे एफबीडी अगर इसके आप बनाओगे, इसके एफबीडी में तो तुम्हें फोर्सेस कौन कौन से नजर आएंगे, एमजी दिखाओगे, एमए नॉट का सूडो दिखाओगे, नॉर्मल दिखाओगे, तो इसका एक्सीलरेशन इस तरफ कितना आ जाएगा, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा ही तो आएगा, वही लिखा हुआ है जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, फिर अभी इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे फिर करेंगे नेक्स्ट में।